कि हम लोग एक्चुअली एक्सपेक्टेशन जानना चाह रहे हैं। लॉकडाउन में जी जी काफी कुछ नुकसान हो गया, हम सभी अवेयर हैं, सब जानते हैं। रियल एस्टेट पहले से सफर कर रहा था, लॉकडाउन ने और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अभी जी अब बिल्कुल राज्य ठीक। सरकार से, केंद्र सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या होना चाहिए, मजदूरों के पेमेंट के लिए क्या होना चाहिए, लेबर को रीअरेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, टैक्सेस में क्या कुछ रिबेट्स की गुंजाइश हो सकती है, वट जो भी आपके सेगमेंट से रिलेटेड है चीजें हम चाहेंगे कि बारी बारी से हमको। तो संजीव जी आपसे शुरू कर लेते हैं क्योंकि आप जल्दी जी हमसे विदा हो जाएंगे। जी संजीव जी। सर, पंकज सर, बहुत अच्छा आपने एक प्रयास करा, सबको एक मंच पे लेके आए, सभी रियल एस्टेट के पर्संस को धन्यवाद दूंगा आपको मैं। जी सरकार, देखिए, बिजनेसमैन और सरकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को जब तक दोनों एक ही कार के पहिए साथ में चलाना पड़ेगा। सरकार को हमको साथ लेके चलना ही पड़ेगा और हमको सरकार के साथ चलना ही है। तो जैसे कुछ दो चार चीजें हमारे सपोर्ट में करें। एक, जो लेबर हमारी पूरी शिफ्ट हो गई है गाँव में, क्योंकि उनका मनोबल टूट चुका है, वो गांव में चली गई, तो उसको कुछ वापस गांव से शहर में लाने का प्रबंध करके उनको देना पड़ेगा। जैसे आज बसों लगा से वहां भेजा है, बसों से फिर से उनको लाने के लिए बुलाना पड़ेगा, वहां जाकर उनको काउंसिल करना पड़ेगा, कुछ ऐसी स्कीम्स लानी पड़ेगी कि वापस शहर आके हमारे पास काम करें। एक बात। दूसरी, रजिस्ट्री कॉस्ट बहुत बढ़ा दी गई है पिछली सरकार ने। ट्रांजेक्शन रुक गया है, तो रजिस्ट्री कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। परसेंट जो 12.5% लग रहा है उसको नीचे लाना पड़ेगा ताकि ट्रांजेक्शन तेजी से हो। बहुत सारी चीजें जो मध्य प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है, उस केंद्र सरकार के हाथ में है। अभी मैंने मोदी जी को थोड़े दिन पहले एक लेटर लिखा है, सभी को लेटर लिखा है, आवास प्रकरण को भी, सबको मैंने पर्सनल पे लेटर लिखा है कि होम लोन 2% कर दिया जाए और 6% की सब्सिडी दे दी जाए कस्टमर के उस पे। 8% बैंक ले, आप कुछ और मत करो, सिर्फ अगर आपने होम लोन 2% कर दिया तो आपका पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। जीएसटी इतना बढ़ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, पूरी इकोनॉमी काम पे आ जाएगी। आज हमारे पास जो मजदूर है, जो गवर्नमेंट का डेटा है कि 2 करोड़ मजदूर नियंत्रित में है, जो उनका डेटा है, और वो 1/4 है, तो मतलब ऐसे 8 करोड़ मजदूर काम करते हैं। एक मजदूर के पीछे 4 लोग हैं, तो 32 करोड़ लोग रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े हुए हैं 132 में से। तो इस रियल एस्टेट को संभालना बहुत बहुत जरूरी है। तो पंकज जी, मेरा यही आप विश्वास है, आपके माध्यम से सरकार, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को बात पहुंचेगी। जी जी, थैंक यू संजीव जी ज्वाइन करने के लिए आपका। धन्यवाद अब सर। क्रेडाई से हमारे साथ नितिन अग्रवाल जी हैं। तो नितिन जी थोड़ा और तफसील से थोड़ा बताएं, क्या राज्य सरकार करे और क्या केंद्र सरकार करे, कैसे पटरी पर आने पाएगा हमारा रियल एस्टेट। जैसा ये संजीव भाई ने बताया, स्टैम्प ड्यूटी में कमी की जानी बहुत जरूरी आवश्यक है। स्टैम्प ड्यूटी में कमी होगी तो रजिस्ट्रीज बढ़ेंगी, प्लस दूसरा जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट बैंक्स के यदि कम होंगे होम लोन में तो उनमें काफी बेनिफिट होगा कस्टमर्स को, और वो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा प्रॉपर्टी खरीदने में। तो ये 2 मेजर फैक्टर तो है ही हैं जो संजीव जी ने भी कहा अभी, जो हमारी रियल एस्टेट को काफी उठा सकते हैं। बाकी मेरा वैसा मानना है कि ये कोविड-19 जो है बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। जैसे ही इसका कोई वैक्सीन डेवलप होता है सितंबर तक जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके 2-3 महीने के अंदर वापस रियल एस्टेट नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, बल्कि बेटर पोजीशन पे आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, और कुछ ऐसी चीजें जो गाइडलाइन को लेकर के बातचीत होती रहती है कि गाइडलाइन के इश्यूज लगातार रहते हैं, तो क्या उसमें कुछ गुंजाइश है जो की जा सकती है जिससे कि एक परचेजर को थोड़ा फायदा हो उसमें। गाइडलाइन तो यदि आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान में लगभग सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही गाइडलाइंस की बात नहीं करूंगा, स्टैम्प ड्यूटी की बात करूंगा। पंजीयन शुल्क और पंजीयन की जो स्टैम्प्स हैं इनकी बात करूंगा, ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है लगभग। तो इनमें तो कमी होना बिल्कुल जरूरी है, आवश्यक है। और जो जैसे संजीव जी ने कहा कि 2% उसको ले आए या 4% पे ले जाए, मुश्किल सा लगता है कि स्टेट इतना कम स्टैम्प ड्यूटी को करेगी, क्योंकि रेवेन्यू के लिए भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत ज्यादा अटेंटिव रहती है कि उनकी रेवेन्यू कम ना हो पाए।
हम तो रियल एस्टेट में हमने काफी सारी डिमांड्स की हैं कि साहब सिर्फ रजिस्ट्रेशन और बैंक इंटरेस्ट की ही कमी नहीं की जाए, बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स जो नगर निगम लेता है, आज की तारीख में सब आदमी, हर आदमी घर में बैठा है पिछले 1.5 महीने से, और आगे कब तक बैठेंगे ये मालूम नहीं है। तो जब सोर्स ऑफ अर्निंग उनकी बंद है तो प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये सब चीजें माफ कर देनी चाहिए। अब हम रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, हम लोग डिफरेंट लैंड्स पे हम कॉलोनी बनाते हैं, उनके लैंड्स के हम डाइवर्शन कराते हैं, उसमें भूभाटक लगता है। अब हम जब लैंड का डेवलपमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी तरह की गतिविधि उस जमीन पे कर नहीं पा रहे हैं, तो उसमें लगाया जाने वाला भूभाटक भी माफ कर दिया जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। एमपीवी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एमपीवी मिनिमम जो है वो उनके चार्जेस होते हैं, यदि हम कोई टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं या कोई बल्क कनेक्शन लेते हैं तो फिक्स चार्जेस वो लेते हैं, जो जिसका उनकी रीडिंग से और वास्तविक खपत से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस चीज को भी कंट्रोल में लाया जाना जरूरी है। वास्तविक जो कई गवर्नमेंट ने किया भी है, पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, यूपी गवर्नमेंट ने किया है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी जो वास्तविक खपत हो रही है बिजली की, उसी के अनुसार जो है बिजली का बिल वसूला जाए, ना कि फिक्स्ड जो उनका अमाउंट होता है उससे। जी अजय शर्मा जी से राय लेना चाहेंगे। अजय जी, आप क्या इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे? मेरा मतलब अल्टीमेटली जो मुझे समझ में जो आ रहा है जी, मेरा ये मानना है सबसे ज्यादा ये सब तो चीजें हैं, सबसे ज्यादा लेबर ने सफर किया है। तो लेबर के लिए लेबर को दोबारा लाना वाली बात जो संजीव ने कही कि हमको फ्री ट्रांसपोर्ट अरेंज करना ही होगा, उनको फ्री छोड़ के आए, हम उनको लेके फ्री आए। एक आध साल के लिए सरकार को चाहिए कि वो लेबर को फ्री कर दे, पहली बात। दूसरी बात, एक अनुभव ये और आया कि जैसे आप सरकार अल्टीमेटली मजदूरों को पैसा ट्रांसफर करना चाह रही है, तो किसको ट्रांसफर कर पा रही है? वो जो उनके अरेस्टेड हैं। जी सर, 90% जो एक्चुअल जो लेबर है वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो सिमनी मंडला से काम करने आते हैं, चले जाते हैं, और रजिस्टर्ड जो यहाँ पर है वो एक्चुअल वर्कर ही नहीं है। उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। तो अगर सर्टिफिकेशन मैं ही सर्टिफाई कर दूं अगर कि हाँ ये मेरी लेबर है, तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। जी। दूसरी बात, आपके इतने सारे ऑनलाइन पोर्टल हैं, आप सारे पोर्टल को अलाउ कर दो कि दे कैन रजिस्टर द लेबर। अगर कोई अपना कोई लिख के दे रहा है कि हाँ मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ, मैंने लिख के दिया कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है अजय शर्मा, तो उसको मेरे को ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्टर कर देना चाहिए, क्योंकि मैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मैं हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज है। प्लस अगर लेबर बाहर से आई है, उसको राशन लेना है, तो राशन उस राशन कार्ड पे उसको यहाँ भी राशन मिल जाए। कोई जरूरत नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट के राशन से सामान मिले, जहां से चाहे वहां से वो अपना सामान ले ले। और थोड़ी सी इससे आगे की बात कर रहा हूं मैं कि सर अनुभव किया हमने कि लेबर्स का, जैसे लेबर के लिए 30,000 करोड़ रुपए 40,000 करोड़ रुपए लेबर सेस पड़ा हुआ है केंद्र सरकार के, इनके पास, डिपार्टमेंट के पास 30,000 करोड़ का लेबर सेस है, जो हम सारे बिल्डर्स देते हैं। हम हर परमिशन पे 1% कॉस्ट का, हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का हमको एडवांस जमा कर देते हैं, जो पैसा सरकार से सर खर्च नहीं हो रहा। तो ये समय, ऐसा समय आया है कि इस समय सरकार को उस फंड का इस्तेमाल करना चाहिए, पहली बात। अभी जो करे, उसके बाद भी मेरा एक और कहना है कि सर इनके लिए आपको स्पेशल अस्पताल बनाने पड़ेंगे जी। हर जिले में ऐसे अस्पताल जो केवल लेबर का इलाज करें, हर जिले में ऐसे अस्पताल, ऐसे स्कूल जो केवल लेबर के बच्चों को पढ़ाएं। सर क्या हो रहा है कि आज हमारे यहाँ अगर 50 लेबर है तो 50 बच्चे हैं, तो हमें एक ऐसा कैलेंडर डिजाइन करना पड़ेगा उनके लिए कि जब उनके जब वो वर्किंग डेज में यहाँ काम करने आए हैं, यहाँ उनके स्कूल चलें, और जब उनको अपने गांव जाना है, खेती करना है, तो वो उनका समर वेकेशन हो। ऐसा एक स्पेशल करिकुलम डिजाइन जब करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम ज्यादा उनके साथ न्याय कर पाएंगे। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि आपको ट्रांजिट अकोमोडेशन की बात हम बरसों से कर रहे हैं जी। आज अगर आपके पास ट्रांजिट अकोमोडेशन होती, लेबर आई 100 लेबर आई, 1000 लेबर आई, 10,000 लेबर शहर में आई, तो उनको अकोमोडेशन नहीं है, झुग्गियों में रहते हैं, बाद में कब्जा कर लेते हैं या चले जाते हैं। तो अगर आपने ट्रांजिट अकोमोडेशन अगर आपने बनाए होते तो आज वो सारी लेबर उसमें रहती। तो वो टाइम शेयरिंग अपार्टमेंट्स रहेंगे, वो टाइम शेयरिंग, जो जितने के लिए आया उतने किराया दिया, नॉमिनल दिया, मतलब ऐसे चीजें जो अभी तक जिनके बारे में केवल बात की जाती है, वो चीजें सर आपको स्पेशली फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास आपको लानी पड़ेगी। बाकी बिल्डर्स में, और ये जो ट्रोमा है सर, इस ट्रोमा को एक विश्वास फिर से लेबर को देना है, प्लस कस्टमर में। सर एक बात और मेरा कहना है, इसको जो उन्होंने बात कही नितिन जी ने, ये अपॉर्चुनिटी बन सकता है। कैसे बन सकता है कि आज कोरोना को से बचाया किसने? हमारे घरों ने बचाया।
जिनके अच्छे घर थे, सुरक्षित जो घर में रहे, वही लोग कोरोना से सुरक्षित रहे। तो कहीं ना कहीं घर ने एक, और घर अगर अच्छा था, झुग्गी वाला शांति से नहीं रह पाया सर। झुग्गी वाला बेचारा 8 घंटे सोता था, अब उसको 24 घंटे में रहना पड़ रहा है, वो नहीं रह पा रहा है कमरे में। पर जो जिनके, तो हमने ये कम से कम अभी एस्टेब्लिश करना है कि व्यक्ति के पास एक अच्छा घर होना चाहिए। दूसरी बात, कोरोना से लड़ाई किसने की? हमारे इम्यून सिस्टम ने की। पहले तो जो मेरा इम्यून सिस्टम है, पहले उसने फाइट किया। तो इम्यून सिस्टम अच्छा किसका था? जो अच्छा खाता था, अच्छे घर में रहता था, अच्छा घर था। तो हमें इन सब बातों को मीडिया के माध्यम से पब्लिक के दिमाग में फिट करना पड़ेगा। भाई अभी तक इनके पास घर नहीं है, जल्दी से जल्दी वो घर लें, जिससे कि अब ऐसी दोबारा कोई विपदा कभी ऐसी आए या कोरोना फिर से कोई ऐसी स्थितियां बने तो हम सुरक्षित घरों में रह पाए। ये था मेरा। और अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में हर बार हम बात करते हैं। अब सर अगला मार्केट किसका है? कौन ईडब्ल्यूएस एलआईजी का मार्केट है? आज भी हमको एलआईजी बनाना पड़ते हैं, लेकिन हम अगर कस्टमर हमसे मकान लेता है तो उसकी स्टैंप ड्यूटी एग्जम्पशन नहीं है। उसको सरकार से अगर कोई व्यक्ति एलआईजी ले रहा है तो उसकी स्टैंप ड्यूटी एग्जम्पशन है, प्राइवेट डेवलपर के पास नहीं है। तो ये जनता से भेदभाव क्यों? ये अच्छा मौका है, आपको ये बात इमीडिएटली उठाना चाहिए कि सर कम से कम स्टैंप ड्यूटी एग्जम्पशन उनको मिलना चाहिए, जब चूंकि बाकी लोगों को मिल रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग में आप ड्यूटी आधी क्यों नहीं करते? उस समय के लिए क्यों नहीं आधी करते? 3 महीने के लिए आप 50% ड्यूटी कर दीजिए, तो ट्रांजेक्शन बढ़ जाएंगे। तो अजय जी, काफी सारे इश्यूज आपकी तरफ से आए, जो सबसे बेटर जो एक इश्यूज ये निकल के आया अफोर्डेबल हाउसिंग वाला। एक हम लोग अलग अलग सेगमेंट से बात कर रहे हैं, तो ये भी बात आ रही है कि सरकार कम से कम इतना जरूर करे, कुछ राहत दे सकती नहीं दे सकती है, कोई नया टैक्स इम्प्लीमेंट ना करे, कोई नया कानून ना लाए। गुलचंदानी जी, आपकी राय लेंगे अब। जी नमस्कार, कैसे हैं सर? आवाज आ रही है? आप जी बिल्कुल आ रही सर, आ रही जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो जो है मैं बोलूंगा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अजय जी ने बोला अभी, उस चीज का मैं समर्थन करता हूँ। गवर्नमेंट को अब हम लोगों को ईडब्ल्यूएस एलआईजी बनाने के लिए स्पेशल प्रोविजंस देने चाहिए जिसमें टैक्सेशन ना हो हमारे ऊपर के लिए। हम जो मटेरियल खरीद रहे हैं उसकी कॉस्टिंग में गवर्नमेंट हमको रियायत दे। उस रियायत से हमको फायदा ये होगा कि हम ईडब्ल्यूएस एलआईजी, जो अभी बहुत सारे लोग लेबर को छोड़ के, अगर लेबर के ऊपर के तबके की भी बात करें तो कई लोगों ने अपने गांव में अपने घर में पलायन कर लिया है इस समय को देखते हुए, इस कोरोना वायरस के आपदा को देखते हुए। तो मेरा विचार ये है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रियल एस्टेट के लिए बन सकती है, और उसमें अगर गवर्नमेंट हमारी साथ देती है तो हम उसमें लेबर को, तो देखिए जब काम मिलेगा तो वो खुद ही वापस आएंगे। जब कोरोना का भय खत्म हो जाएगा और उनको काम ढूंढने के लिए निकलेंगे तो वो वापस शहर की तरफ आएंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट कुछ ऐसा उसके लिए स्पेशल प्रोविजन करे कि बिल्डरों को हाउसिंग बोर्ड, बीडीए, नगर निगम के अलावा ईडब्ल्यूएस एलआईजी बनाने के लिए स्पेशल प्रोत्साहन मिले, स्पेशल टैक्स रिलीफ मिले, जिससे हम लोग तुरंत जो है बहुत अच्छे सस्ते प्रोजेक्ट ला सकते हैं कि जो लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं वो यहाँ पर हम उनको घर दे सके। और जब वो यहाँ पे घर देंगे तो अगली बार अगर कोई आपदा आती है तो वो लोग पलायन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, उनके पास हर उसमें घर रहेगा, स्थिति में जहां उनकी नौकरी रहेगी। तो इस समय कोई जैसा आपने बोला कि नया टैक्स ना लगाते, कोई भी जो बीच में प्रपोजल आया था कि 4% वन टाइम सेस लगाया जाए कोरोना के लिए, या जिनकी कमाई अधिक है 1 करोड़ से ऊपर है उनके ऊपर जो है इनकम टैक्स स्लैब एकदम बढ़ा के 60% कर दिया जाए, तो हम पीछे इमरजेंसी वाले जमाने में ना जाके आगे रियायतों वाले जमाने में जाएं, और मकान बनाने के लिए हमको टैक्स भी जो छूट गवर्नमेंट देगी, उसके अलावा जो हम मटेरियल खरीदे उस पे भी हमको स्पेशल बेनिफिट्स मिले, ताकि हम सस्ते और अच्छे मकान इन लोगों को डिलीवर कर सके जो ईडब्ल्यूएस एलआईजी कैटेगरी में आते हैं। जी देवेंद्र जी, आपसे अब राय ले लें। जी देवेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? जी चौकसे जी को आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी। हाँ पंकज जी। जी मैंने कहा आपकी राय, आप और कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं? काफी कुछ मुद्दे निकल के आ चुके हैं अभी तक। राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्या करे रियल एस्टेट के लिए?
क्या होना चाहिए बेटरमेंट के लिए? मैं समझता हूँ पंकज जी, मैं समझता हूँ कि सारे सुझाव सुनील जी ने, अजय भाई ने, बाकी नितिन जी ने सब दे ही दिए और मैं सभी सुझावों से सहमत हूँ। और बस स्टेट का थोड़ा सा मुझे जो लगता है कोरोना के बाद वाला तो फिर वो कुछ थोड़ा सा 2011-12 के सिनेरियो पे आने की उम्मीद है, जैसा मेरा सोचना है जी। कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, उस सोच के साथ मुझे लगता है कि कुछ बेस्ट होगा जी कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट को क्या ऐड करना चाहिए, क्या रियल एस्टेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, वो मेरे जो सीनियर्स लोग हैं सब लोग बहुत बेटर उससे बता चुके हैं और मैं सारी पॉइंट से सहमत हूँ उनके। जी 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 राजू जी आपसे मुखातिब होते हैं। राजू जी, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? आप अनम्यूट कर लीजिए अपना। जी अब आवाज आ रही। जी जी आ रही है जी। हाँ जी हाँ भाई। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अजय भाई ने, नितिन भाई ने, सबने तो कह दिया है। अभी बिल्डरों की जो पोजीशन है, जो बुकिंग्स वगैरह जो भी कस्टमर करेंगे, अभी जो एक विपदा आई है उस विपदा के हिसाब से अब हर आदमी ये सोचेगा कि रेडी टू मूव घर में ही जो है हम बुकिंग करेंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि कब क्या परेशानी आ जाए और कब क्या लॉकडाउन हो जाए, और वो जो है मतलब इससे भयभीत रहेगा कि भाई मकान मेरे को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। कई बिल्डर ऐसे हैं जिनके जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है करीब 60% 70% हो चुके हैं, और अभी मान लीजिए बुकिंग नहीं होती है, तो शासन लेवल पे आपके माध्यम से ये चीज जाना चाहिए कि भाई जिन लोगों के मकान कंप्लीट होने की स्थिति में है उन्हें कोई फाइनेंशियल जो है हेल्प की जाए, और जो भी मतलब लोन है या जो भी है मतलब कम परसेंटेज पे किया जाए, या जिस रेट पे भी करा जा रहा है उसमें कुछ सब्सिडी वगैरह भी अगर दे सकते हैं तो दे, अदरवाइज उसके रीपेमेंट में कुछ ना कुछ ऐसी सुविधाएं दें। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आपके माध्यम से ये सब चीजें जो है, जो रेडी टू मूव हाउस ही खरीदने वाले हैं, क्योंकि जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है मेरे ख्याल से वो जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे लोग बुक नहीं करेंगे। अब जो बुक कर चुके हैं उनको कंप्लीट कराने की तो जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन प्रोजेक्ट्स जो भी अब आगे जो भी खरीदेगा मेरे ख्याल से तो वो रेडी टू मूव घर ही खरीदेगा। बिल्कुल। नीरज जी, काफी देर से आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आप इसमें और क्या जोड़ना चाहेंगे? जी मैं पंकज जी इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, बाकी सब चीजें तो अजय भैया और नितिन भैया और संदीप जी ने कही है और संदीप भैया ने कही है। मैं एक चीज जो जोड़ना चाहूंगा जो इमीडिएट रिलीफ की है हमारी इंडस्ट्री के लिए। अब क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से हमारा जो पूरा जो फाइनेंशियल साइकिल है वो टूट गया है। जी बिल्कुल। और रेरा के आने के बाद से हमारे पास एक मैंडेशन है कि हमको जो है एक पर्टिकुलर रेशियो में ही पैसा हम विड्रॉल कर सकते हैं अपने रेरा अकाउंट में से। तो हम आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट सरकार तक और रेरा अथॉरिटी तक पहुंचवाना चाहेंगे कि कम से कम करंट फाइनेंशियल ईयर तक के एंड तक हमको हमारे रेरा अकाउंट में जो पैसा मेंटेन करने का जो एक वो है मैंडेट है, फाउंडेशन, उसमें थोड़ा सा हाँ फाउंडेशन जो है उसमें थोड़ा सा हम ये नहीं करें हटा लिया जाए, पर उसमें हमको रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि ये अब क्योंकि मनी फ्लो पूरा बिगड़ चुका है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दोज अमाउंट्स इन योर अकाउंट एंड देन इवन डू द कंस्ट्रक्शन। क्योंकि वैसे ही अब चीजें थोड़ी सी लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, सामान की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, उसी हिसाब से फंड फ्लो भी कस्टमर के पास से आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम मेंटेन करेंगे तो हम काम कर चाहते हुए भी काम नहीं कर पा रहे होंगे, पैसा पड़ा भी है हमारे पास, बट क्योंकि साहब परसेंटेज कंप्लीशन में नहीं गया है तो हम आगे काम नहीं बढ़ा पा रहे होंगे, इससे हमको काफी हद तक नुकसान होगा। तो हम आपसे आपके माध्यम से ही चाहेंगे कि उसमें हमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, कि उसकी कोई ऐसा हमको बार बार बाध्यता ना की जाए या डीरजिस्ट्रेशन की बात ना की जाए कि आपका बैलेंस बराबर नहीं है तो आपके प्रोजेक्ट को डीरजिस्टर कर दिया जाएगा। कम से कम 1 साल हमको इस चीज की छूट मिले। बिल्कुल। रुपेश जी, कुछ आप जोड़ना चाहते थे? बीच में आपने इशारा किया कि आप कुछ कहना चाहते हैं। जी ठीक है सर, सब लोगों ने काफी अच्छा बताया, जो सर ने बताया, फिर अजय शर्मा जी ने, नीरज जी ने, बिल्कुल ठीक है। बस अभी तो सर कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है, लेबर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कस्टमर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो उसमें बिल्डर, सरकार और मीडिया
सबको मिलकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है। जितना हम कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे उतना हम आगे कोरोना से भी जीत सकते हैं और बाजार को भी अच्छा कर सकते हैं, फाइनेंशियल को भी अच्छा कर सकते हैं। जी जी जी। सरवर जी हमारे साथ जुड़ गए इस बीच में। सरवर हुसैन जी नमस्कार। आप सर गुड इवनिंग। जी जी जी, आपसे चर्चा से आप सुनना चाहेंगे। हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि रियल एस्टेट को पटरी पर लाने के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए। काफी सारे मुद्दे निकल के आ चुके हैं। रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी की बात आई, उसको कम करने की बात आई। रेरा वाली बात आपने अभी सुनी कि उसमें विड्रॉल की लिमिट या अकाउंट को मेंटेन करने के लिए छूट प्रावधान किए जाएं। और लेबर की बात आई, एमपीवी से फिक्स चार्जेस में छूट की बात आई। बैंक से इंटरेस्ट रेट कम हो जिससे कि होम लोन में आसानी हो। आप क्या जोड़ेंगे सरवर जी? आप क्या लगता है कि कैसे होगा बाजार? देखिए, बाजार से ज्यादा जरूरी है मुद्दा जो अभी है कि हमारे जो कस्टमर्स जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट रनिंग प्रोजेक्ट है जी, उनको मकान देना टाइम पर, और दूसरा ये है कि एम्प्लॉयमेंट डिसकंटिन्यू नहीं हो, तो उसके लिए बैंक सपोर्ट बहुत चाहिए। बैंक का सपोर्ट इस तरह चाहिए कि गवर्नमेंट बैंक से हमें जैसे भी 3 महीने के EMI की छूट दी, तो 3 महीने तो बहुत उस टाइम पर दी थी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। अब एक्चुअली लॉकडाउन जब खत्म हो तो उसके बाद से एक लंबा टाइम पीरियड देना चाहिए। दूसरा, इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलना चाहिए। जो इंटरेस्ट, मेरे ख्याल से ये सब बातें हो सकता है, इतने हमारे शर्मा जी और ये सब लोग बैठे हैं सीनियर लोग, तो वो कर चुके हैं, लेकिन मेरी नजर में भी बैंक से जितना ज्यादा रिलीफ मिले, 1 साल का 9 मंथ का टाइम उस रेरा के खत्म होने का बाद चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर केस ट्रांजेक्शन का भी कुछ अलाउ होना चाहिए, जो केस बना रखा है कि इतना कम आप निकाल सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, तो वो बैंक उसमें भी हमें मदद करे। अच्छा, दूसरी चीज फैसिलिटी गवर्नमेंट दे सकती है, जैसे नई इंडस्ट्री जब डालते हैं तो उस पर टैक्स हॉलीडे देते हैं। टैक्स हॉलीडे मतलब 2 साल के लिए, 3 साल के लिए एग्जाम्प्ट रहते हैं। इसी तरह ये तो एक नई तरह से नई शुरुआत होगी, बल्कि सिक इंडस्ट्री, तो हमको जितनी भी जो सिक इंडस्ट्री को रियायतें दी जाती हैं वो रियायत दें। ये 2 चीजें तो ये हैं, और मेरे ख्याल से डिस्कशन में आ गई होंगी, अगर नहीं और बताएं। जी जी, काफी कुछ मुद्दे आए हैं। सरवर जी, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, नितिन जी से भी आपके बात पूछना चाहेंगे। बहुत सारी कायदे कानून होते हैं कॉलोनी बनाने के लिए, आपको कॉलोनी डिजाइन करने के लिए, प्रोजेक्ट डिजाइन के लिए कई सारे नियम कायदे हैं कि ये एमिनिटीज होना चाहिए, इस तरह की बाध्यता होती है। ये इसमें कहीं कुछ आपको लगता है कि ये बात सरकार तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब आने वाला समय थोड़ा कठिन होगा, तो ऐसे में कुछ इसमें छूट की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, एमिनिटी और इन सब की बात तो बात की है, तो इंडस्ट्री को रन करने की बात है जी, कि इंडस्ट्री को कैसे रन करा जाए। तो इसमें तो अभी बाद में सोचना, सेकंड फेज में है। पहले फेज में तो हमको ये सोचना चाहिए कि इंडस्ट्री कूप अप कैसे करें, प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे करें। नए प्रोजेक्ट की तो बात बाद में आएगी। जी जी जी, वो बिल्डर के इंटरेस्ट की बात होगी। सबसे ज्यादा तो पहले इंटरेस्ट देखना हमें, जो हमारे प्रोजेक्ट अधूरे हैं उनको पूरा करें, कस्टमर को पहुंचे। सबसे ज्यादा तो गवर्नमेंट की रोल है। जी जी, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट टेंडर अगर कोई प्रोजेक्ट बंद हो जाता है तो एम्प्लॉयमेंट कितना चला जाएगा। रिसेप्शन में जो प्रोजेक्ट बंद हुए उससे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का कितना नुकसान है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो जितनी रियायतें मांगी हो हमारे साथियों ने, और बैंक के उसमें जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी दिलवा दे सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को, जो हम लोग अभी कंप्लीट करने में, वो इंटरेस्ट सब्सिडी होती है, प्रोविजन है गवर्नमेंट। प्रोविजन से जो दूसरे इंडस्ट्रीज पे लगते हैं वो अगर हमारे इंडस्ट्री पर भी लगाया जाए तो ये इंडस्ट्री बड़ी हो जाएगी। आयुष जी कुछ पूछना चाह रहे थे आप बीच में? नहीं, मैं नहीं पूछना चाह रहा था। आपने बोला था कि अभी सरवर सर के बाद नितिन जी से आप शायद कुछ पूछ रहे थे। नहीं, मुझे लगा आपने हाथ उठाया तो
अजय जी भी है क्या हमारे साथ? अजय मोगांवकर जी भी अजय मोगांवकर जी थे, हाँ थे, वो शायद अभी है नहीं अभी लाइन पे। ओके ओके, हो गया बीच में, वो बात कनेक्ट हो गया। जी जी जी, उनसे हम फोन अमित एक बार ट्राई कर लो। बहुत प्रॉब्लम है। हाँ मैं बोलता हूँ, एक बार बोलता हूँ। जी नितिन जी, अब आपसे एक फाइनल वर्डिक्ट, काफी सारे मुद्दे निकल के आए हैं इस बातचीत में, और क्या हम रख सकते हैं आपके इस बातचीत से, और क्या सामने रख सकते हैं राज्य सरकार के? राज्य सरकार से तो सर जितना अभी तक चर्चाएं हुई हैं लगभग उसमें सभी बिंदु बाहर आ गए हैं निकल के। एक केंद्र सरकार से हमारी नेशनल लड़ाई जो है वो काफी दिनों से प्रयासरत है, और लगातार डिस्कशन चल भी रहे हैं उनके, कि जो जीएसटी का इनपुट बंद कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो वापस स्टार्ट किया जाए। पहले 18% 12% हम पे जीएसटी लागू हुआ करता था, उसके बाद इनपुट हमें मिलता था। अब जिसको गवर्नमेंट ने 5% करके इनपुट को खत्म कर दिया है, तो इनपुट वापस हमें मिलना चाहिए, क्योंकि उसके अभाव में बहुत ज्यादा लोड बिल्डर के ऊपर आ रहा है और उससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस मकानों की कम हो रही है। तो एक मेन पॉइंट जीएसटी का था। दूसरा एक बहुत बड़ा एक समस्या सामने आने वाली है, जो वो ये है कि अभी कोविड खत्म होते ही जो सुनने में आ रहा है कि सीमेंट इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री अपने बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ाने वाली है, जिसको लेके कल नितिन गडकरी जी ने भी इसको पॉइंट आउट किया था जूम वेबिनार में, और उन्होंने बताया था कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है कार्टेल कर रही हैं, तो उनसे निपटने के लिए वो भी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, और यदि सीमेंट इंडस्ट्री नहीं मानेंगी तो अल्टीमेटली वो अपनी सारी रोड्स को कंक्रीट से हटा के बिटुमेन के रोड कर देंगे, ये उनका ऐसा मानना है। तो अल्टीमेटली यदि सीमेंट की और स्टील की, स्टील जैसे चाइना से इंपोर्ट रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा हुआ करता था, मेनली अपना जो सप्लाई है इंडिया में वो रॉ मटेरियल चाइना से ही आया करता था, भले ही वो स्क्रैप के रूप में आता था, जिससे हमें स्टील सस्ती दर पे मिलता था। अब चाइना से इंपोर्ट होना चूंकि मुश्किल है, तो हमें स्टील की कॉस्ट हमारी बढ़ी हुई हमें मिलेगी, तो इनसे ये होगा कि प्राइस हमें कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो रेरा में एक हम लोगों ने ऑलरेडी भोपाल कढ़ाई की तरफ से हमने रिप्रेजेंटेशन दिए जी। हेलो रही होगी, उसको एक साल एक्सटेंड किया जाए। हालांकि ऐसे सुनने में आ रहा है और कई स्टेट्स ने ऐसा किया भी है कि जो प्रोजेक्ट्स अभी ये जो लॉकडाउन है इसके आसपास के 3 महीने या 4 महीने में जो जिनके कंप्लीशन पीरियड है, उनको 3 महीने के लिए फर्दर बढ़ाया है। तो मेरा ऐसा मानना है, मैंने ऐसे रिक्वेस्ट की है एमपी रेरा से कि ओवरऑल प्रोजेक्ट जो भी रजिस्टर्ड हैं उनको 1 साल कम से कम बढ़ाया जाए, क्योंकि कारण उसका ये है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, मार्च एंड से स्टार्ट हुआ, अप्रैल पूरा हो गया, अभी लगता है मई भी पूरा चला जाएगा। अब इस लॉकडाउन में जैसा आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है कि जो लेबर जहां जिस गांव की रहने वाली है वो वहां चली जाए, तो लेबर भी मूव कर रही है। तो लेबर के मूवमेंट से, लॉकडाउन होने से मटेरियल की शॉर्टेज क्रिएट होगी। वापस यदि हम रिवाइवल की कोशिश करेंगे जब तक रेंज आ जाएंगी, रेंज को खत्म होते होते सितंबर हो जाएगा, उसके बाद फिर फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाते हैं, लेबर की फिर शॉर्टेज होने लगती है। तो अल्टीमेटली ये पूरा साल हमारे लिए चला जाएगा। और इस बीच में क्या होगा कि कस्टमर्स का भी, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ टाइम के लिए जब लॉकडाउन ओपन होगा उसके बाद जब तक सोशल डिस्टेंसिंग चालू रहेगी, लोगों के मन से डर खत्म नहीं होगा, तो हमारे ऑफिशियल प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जितने भी हमारे मार्केटिंग वाले हैं, सेल परचेज प्रॉपर्ली नहीं होगी। तो 4-6 महीने अभी जब तक इस सब चीजों को सब्साइड होने में लगेगा, उस पीरियड तक हमें फाइनेंशियल क्रंचेस भी रहेंगे। ये अलग बात है कि 6 महीने 8 महीने बाद मैं बहुत अच्छा फ्यूचर देखता हूँ रियल एस्टेट का, लेकिन जब तक 4-6 महीने ये सब पास होते होते 1 साल हमें लगेगा। तो हम लोग को फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके, मटेरियल क्राइसिस को लेके, लेबर क्राइसिस को लेके, रेनी सीजन को देखते हुए हमने रेरा से रिक्वेस्ट की है कि हमें 1 साल का टाइम और बढ़ाएं हमारे कंप्लीशन पीरियड को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइम बाउंडिंग कि साहब वो इन 3 महीने सारे प्रोजेक्ट्स की 1 साल की टाइम बढ़ाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमने रेरा से ये भी अपील किया है कि जिस तरह से अभी हम सीमेंट और स्टील का हम सुन रहे हैं, अभी कंफर्म तो नहीं, न्यूज नहीं है क्योंकि अभी मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ, लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ है, कि सीमेंट और स्टील के जैसे रेट बढ़ रहे हैं, तो स्टील के यदि रेट बढ़ते हैं उसके बायो प्रोडक्ट सारे जितने होंगे उनके रेट्स बढ़ेंगे। तो क्या हम लोग
उन्हीं रेट्स पे जिसको हमने कमिट किया है फरवरी में, जिसने मकान खरीदा है, जिस रेट पे हमने कमिट किया है, क्या हम उसको अक्टूबर में या नवंबर में उसी रेट पे मकान सप्लाई कर पाएंगे? तो इसके लिए हमें क्या एस्केलेशन क्लॉज को भी इन्वोक करना होगा। सो हमारा मेरा से ये भी रिक्वेस्ट था कि इस एस्केलेशन क्लॉज को भी इन्वोक किया जाए। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। जी काफी सारे, क्योंकि अब ये हम जूम पे हम लोग जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो एक टाइम लिमिट रहता है और टाइम बहुत कम हमारे पास बचा है। तो काफी कुछ मुद्दे निकल के आए हैं और यदि कुछ और जानना होगा तो हम फोन पर आपसे दोबारा चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज समय निकालने के लिए हमारे लिए। रुपेश जी, नितिन जी, अजय शर्मा जी, मूलचंदानी जी, राजू जी, सरवर जी, नीरज जी और हमारे साथी अमित त्रिसाल जी, आयुष चक्रधर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी को बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग आए, एक प्लेटफॉर्म पे काफी सारी चीजें डिस्कशन निकली और मैं उम्मीद करता हूँ पंकज जी आप उसको किस तरह से आगे पहुंचाएंगे, जो इस पूरे रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म के लिए आई होप कि कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के रूप में उभरेगा और शायद आने वाले टाइम में इसका हमारे सभी बिजनेस पार्टनर्स को इसका कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा, बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू। करना चाहता हूँ जी सर, जी सर। विशेष ध्यान रखें कि कहीं भी मीडिया इस बात को ना प्रचार करे कि रेट्स कम होने वाले हैं, रियल एस्टेट नीचे गिरने वाला है, ऐसा मीडिया बिल्कुल ना करे। ये मैं चाहता हूँ आशीष आपसे। दूसरी बात ये है, इस तरह से हम सर तो मुश्किल से मास्टर प्लान हम किसी हद तक पहुंच पाए हैं, तो आप लोगों को स्ट्रेस करना है नई सरकार को भी कि मास्टर प्लान को लागू कराना ही है। आपको जो ऑब्जेक्शन है, आपत्तियां करके एज सुन एज पॉसिबल मास्टर प्लान लागू हो, जिससे कि लैंड में क्लैरिटी आई है। सर वर्षों बाद सर एक क्लैरिटी आई है, लैंड में फिक्स हुआ है, तो वो जल्दी उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए बस। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।